Okay, so welcome to my channel again. Okay, so we are studying the most IMPs which can get asked in NEET PG examination or any other theoretical exam. Also this topic can come because in pediatrics neonatology is very important. Other things you will know and you will have some idea, but in neonatology you need to study, otherwise you will be blank in the paper. Okay, so without wasting time, let's talk about it. So first is HIE. Okay, remember this HIE. What is the full form of this? Is hypoxic ischemic encephalopathy. Hypoxia means ऑक्सीजन कम हो गया है, इस्चेमिक इस्टेमिया हो गया है, और एंसेफेलोपैथी ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन में इफेक्ट हो रहा है, दैट इज ब्रेन डैमेज हो रहा है, मल्टी ऑर्गन डैमेज हो रहा है, इसको बोलते हैं HIE. ओके, सो लेट्स जस्ट रफली देख लेते हैं कैसे डैमेज होगा. ओके, सो व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न, ओके, दिस इज़ अवर सुंदर सा बेबी एंड ही और शी इज़ नॉट ब्रीदिंग. ओके, व्हाई ही इज़ नॉट ब्रीदिंग, मतलब इन लेमन टर्मिनोलॉजी it is he is not crying. Okay, so when he is not crying, he is not breathing. Okay, so what will happen in the baby? It will the baby will develop hypoxia. And उसके बाद क्या होगा? हाइपोक्सिया हो गया, दो चीज़ें होंगी. सबसे पहले तो ऑर्गन्स विल गेट अफेक्टेड एंड द अदर थिंग इज in body whenever there is hypoxia. ओके, वेन एवर यू आर एक्सरसाइजिंग, सो क्या हो जाता है मसल्स में? लैक्टिक एसिडोसिस. ठीक है, तो इसमें भी सेम ही होगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा. लैक्टिक एसिडोसिस. ओके, एसिडोसिस मतलब पीएच कम, ज़्यादा कम, ऑफकोर्स पीएच कम हो गया. ठीक है, तो फर्स्ट ये देखने को मिलेगा. ऑर्गन फेलियर में क्या हो सकता है? कार्डियक में ऑक्सीजन नहीं जा रहा, किडनी में नहीं जा रहा, और कहाँ पे नहीं जा सकता? ब्रेन. मोस्टली दो ही चीज़ ज़्यादा इफेक्ट होती है, तो ब्रेन. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले जो है ब्रेन इफेक्ट करेगा, और सेकंड मोस्ट कॉमन है भाई अपना किडनी. ठीक है, तो ये उसका पैथोफिजियोलॉजी है, वेरी सिंपल. इसमें तो यही याद रखा है कि हाइपोक्सिया की वजह से ब्रेन डैमेज हो रहा है, इन शॉर्ट. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो क्राइटेरिया है कि इन चार में से अगर प्रेजेंट हुआ तो ही हम उसको बोलेंगे कि हाँ भाई इसको प्रॉब्लम है. प्रेजेंस ऑफ चारों में से ऐसा नहीं है, आई थिंक चारों के चारों जो प्रेजेंट है तभी उसको बोल सकते हैं कि भाई इसको HIE हुआ है. सो pH लेस देन 7 बिस्को उसको लैक्टिक एसिडोसिस हुआ है ना, तो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैंपल लेंगे, उसका pH देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 0 to 3 अपगार. व्हाट इज अपगार? I'll make a video again. Seizure, CNS dysfunction and symptoms, and multi-organ failure. Okay, अपकार एक स्कोरिंग सिस्टम होता है. जब बच्चा पैदा होता है तो विद इन 1 मिनट वी गिव स्कोर कि वो सांस ले रहा है, इसको ऐसे टड़ंग करके देखते हैं, ग्रीमेस आ रहा है कि नहीं, रेस्पिरेटरी एफर्ट कितना है, कलर क्या है बेबी का, मतलब पिंक है, ब्लू है, साइनोस्ड है, व्हाट उसके अकॉर्डिंग वो देते हैं, तो उसका स्कोर लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, कॉज क्या हो गया, हमने बता लिया कि भाई पेरीनेटल एस्फेक्शिया. Okay, perinatal asphyxia, that is birth asphyxia is also known as prenatal asphyxia. सिंपल. ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? अभी देखो, अगर कहीं पे भी ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है हमारे ब्रेन में, तो क्या होगा? सबसे पहला साइन आ जाएगा भाई सीजर. मतलब लेट भी आ सकता है, सबसे पहले तो डलनेस वगैरह आएगा, लेकिन सीजर से पता लगेगा कि हाँ भाई इसको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है. सो दैट्स वाई सीजर आएगा. इन टाइप ऑफ बच्चों में सीजर आएगा, जिसमें हम फिनोबार्बिटॉन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. यू हैव टू रिमेंबर दिस, बिकॉज फिनोबार्बिटॉन अगर तुम ओपीडी में हो, मेडिकल ऑफिसर में बैठे हो मेरी तरह, और कोई न्यूनेट तुम्हारे पास सीजर के लेके आता है, तो यू शुड नो कि तुमको उधर और लोराज़ेपाम वगैरह दूसरे ड्रग्स नहीं देनी है. यू हैव टू गो फॉर फिनोबार्बिटोन. ड्रग्स की डोज के बारे में बाद में बात करेंगे. ठीक है, सीजर. उसके बाद मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा आता है सीजर में? सटल. ठीक है, अभी बात करते हैं 3 टाइप्स है हमारे पास. इसको बोलते हैं सारनेट क्लासिफिकेशन. सारनेट एंड सारनेट क्लासिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इससे हम बच्चे को डिवाइड करते हैं कि वो 1 है, 2 है या 3 है, मतलब स्टेज 1 और 2 में क्या है. तो अगर स्टेज 1 है तो हाइपर अलर्ट होगा, ओवर रिएक्ट करेगा, मिड्रियासिस हो रहा होगा, दैट इज डायलेशन. रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, और मोरो बहुत अच्छे से आएगा, मोरोज रिफ्लेक्स. ठीक है, मोरोज रिफ्लेक्स बहुत अच्छे से आएगा, वो भी हम बाद में देखेंगे. मोरोज रिफ्लेक्स इसमें हम बेबी को ऐसे पकड़ते हैं. ठीक है, इफ़ आई एम एबल टू शो यू राइट, इस बेबी को ऐसे पकड़ा है, जैसे यहाँ पे बेबी पड़ा हुआ है. ठीक है, उसके बाद हम उसको ऐसे झर्क देंगे, जिसकी वजह से जो है उसके हाथ जो है हाइपर एक्सटेंड करेंगे, दैट इज मोरोज रिफ्लेक्स. ये अपने किसी वीडियो में भी देख सकते हो. ऐसे करना है, बेबी को ऐसे 2 हाथ से पकड़ के ऐसे करके झटका देना है. दैट मीन्स द बेबी हैज़ पॉजिटिव मोरोज रिफ्लेक्स. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर बच्चा इस स्टेज में है, हाइपर अलर्ट, ओवर रिएक्टिव, मोरोज पॉजिटिव, रिफ्लेक्स पॉजिटिव एंड मिड्रियासिस, तो यू कैन फुल्ली रिकवर द बेबी. ओके, तुम अपने एफर्ट्स डाल के उसको फुल्ली रिकवर कर सकते हो. इसमें तुमको कैसे बच्चे को सांस देनी है? ऑफकोर्स पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन चालू कर देना है. दिस बिकॉज ऑफ दिस यू नीड टू नो द न्यूनेटल रिसक्सिटेशन.
આખું આવડવું જોઈએ. न्यूनेटल रिसक्सिटेशन पूरा का पूरा आना चाहिए आपको, बिकॉज अगर आप किसी बच्चे को इस स्टेज में हेल्प कर देते हो जब इतना ज़्यादा ऑक्सीजन डिप्राइवेशन नहीं हुआ है, तो यू कैन प्रोवाइड दैट क्यूट लिटिल कुकी अ गुड लाइफ. ओके, बिकॉज एक बार अगर बच्चा इस स्टेज में चला गया जिसमें वो लेथार्जिक हो गया है, ओवर रिफ्लेक्स तो सेम ही है, उसको पता नहीं लगा, वीक मोरोज हो गया है, सीजर्स आने लग गए हैं भाई, और दूसरा क्या है, मियोसिस आ गया है, मतलब पिन पॉइंट प्यूपिल हो गया है, तो यू कैन नॉट सेव हिम, बिकॉज उसमें 80-20 का रेशो आ जाता है. फिर 80-20 इज़ थोड़ा डेंजरस, सो यू कैन नॉट सेव द लाइफ ऑफ दैट बेबी. सो आपको पता होगा कि न्यूनेटल एक्सोलेशन में एक गोल्डन मिनट होता है, 30 सेकेंड्स का टाइम होता है व्हेन यू हैव टू स्टार्ट द न्यूनेटल रिसक्सिटेशन. सो दैट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू नो. यू विल इवेंचुअली नो इफ you are new or what do we say, a new intern or a fresher. Okay, you will know, of course. Then the third stage is comatose stage, when the baby is finally in the coma, absent reflexes, absent moro. So that means the oxygen deprivation has occurred to such extent that 50% of them would eventually die, or other 50% will develop cerebral palsy because of the oxygen deprivation. Okay, so that's all. This was the effect. Here we have talked about 3 stages, very basic, very common sense: hyperactive, lethargic and comatose. Simple. इधर pH होना चाहिए, अबगार 0.3 होना चाहिए, सीजर आने चाहिए, मल्टीफोकल डैमेज होना, तो भी हम बोलेंगे बच्चे को हाँ भाई इसको चाहिए हुआ है. अभी बात करते हैं आगे. देखो, अगर ये हो गया है तो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे भाई, बच्चे में देखना पड़ेगा ना तुमको कि भाई इन्फाक्ट है कि नहीं. ठीक है, वो बच्चा तो बच्चा है, बचा भी लिया तुमने, पी मतलब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी कर दिया, पता कैसे चलेगा. तो यू हैव टू गो MRI, दैट इज़ अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. ओके, ये DWI वेटेड MRI करना पड़ेगा. ट्रांसक्रेनियन USG भी होता है जो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज को पकड़ता है, फ्रंटनली में या आजू बाजू से करते हैं, सो दैट यू नो कि कहाँ पे इन्फेक्ट है. ठीक है, वो भी होता है. अभी देखो, इसके ना 2 इफेक्ट्स आते हैं, दैट इज टर्म बेबी और प्रीटर्म बेबी में क्या क्या इफेक्ट आते हैं ना, वो तुमको एक प्रॉपर रट्टा मारना पड़ेगा. मैंने बहुत टाइम ट्राई किया था कि इसको समझ लूँ, बट नहीं हो पाया. रट्टा ही मारना पड़ेगा. देखो, टर्म बेबी में ऐसा होता है कि अपना ब्रेन है ना, देखो 2 टुकड़े हैं ब्रेन के, हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको. तो उस ब्रेन में कौन से एरिया पे जो है अगर इन्फेक्ट हो रहा है, इस एरिया के बेसिस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है. कि अगर देखो प्रीटर्म बेबी है तो उसको पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमिलिशिया देखने को मिलेगा, जिसकी इफेक्ट में उसको स्पास्टिक डिप्लेजिया देखने को मिलेगा, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों आर द टाइप्स ऑफ CP, दैट इज सेरेब्रल पाल्सी. ओके, तो सबसे पहले पैरासैजिटल वाटरशेड एरिया, रट्टा मारो मेरे साथ. पैरासैजिटल वाटरशेड एरिया दैट विल कॉज, वैसे तो क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. यू कैन चेक आउट द MRI इमेजेस ऑफ दिस. ओके, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, गिवन ऑन गूगल. क्या पता नीट PG 2025 में आ जाए. तो ये है कि यहाँ पे कहीं पे इन्फेक्ट हो जाता है, तो ये वाटरशेड एरिया में अगर इन्फेक्ट हो जाएगा, दैट विल कॉज स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया. क्वाड्रिप्लेजिया मतलब चारों 4 लिम्स गए हुए हैं. ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी एंड अपर लिम्स आर मोर इफेक्टेड देन लोअर. आई एम 100% श्योर कि अगर तुम पोस्ट इंटर्न हो मेरी तरह, एकदम फ्रेशर और पोस्ट इंटर्न, तो यू मस्ट हैव सीन CP का पेशेंट. ओके, जो व्हील चेयर में CP का एकदम क्लासिक एग्जांपल आता है, CP का पेशेंट जिसमें दोनों लिम्स वर्क नहीं करते होते, तो रिलेट दैट. ओके, कि उसको पैरासिटल साइनस हुआ, वाटरशेड एरिया में होगा, उसका MRI मेमोराइज करो. स्पास्टिक, ये MCQ है बाय द वे, ये स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता है उसको. ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ CP, तो यू हैव टू नो स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया. इसमें चारों 4 लिम्स चले जाते हैं, इसमें कोई फ्लैसिड वैसिड नहीं लिखना है, देयर इज नो फ्लैसिड प्लासिस, ऐसा कुछ नहीं होता है, स्पास्टिक होता है. ठीक है, अभी दूसरा टाइप है जिसमें स्टेटस मैरमोरेटस, इसमें मोस्ट कॉमन टाइप है कोरियो एथिल्डॉइड. ठीक है, उसके बाद प्रीटर्म बेबीज़ में पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमिलेशिया, मतलब वाइट मैटर अफेक्ट होता है. पेरीवेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकुलर की बॉर्डर पे. वेंट्रिकुलर व्हाट इज दैट, वेंट्रिकुलर इज कैविटी ऑफ ब्रेन गाइस. सो उसकी बॉर्डर पे हो जाता है, उसमें भी स्पास्टिक डिप्लेजिया होता है. डिप्लेजिया मतलब कि हाइपरटोनिया इन द लोअर लिम्स, उसको वो बोलते हैं. ये भी टाइप ऑफ CP है. अब स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, देखो न्यूरोसोनोग्राफी करते हैं थ्रू फ्रंटल हमने बढ़ाया. हाँ, स्क्रीनिंग मतलब कि पहले तुम कैसे स्क्रीन करोगे, तो फ्रंटल में इन्फैक्ट देखेंगे. MRI इज इन्वेस्टिगेशन चॉइस एज वी हैव टॉक्ड अर्लियर, DWI. ठीक है, अभी देखते हैं बच्चों को हो गया है, अगर ये स्टेज 2 में, स्टेज 3 में हमने इसको ट्राई किया, अगर उसको हो गया है CP या ठीक है, तो क्या करेंगे हम. देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, ऐसे तो कोई अच्छी सी ट्रीटमेंट नहीं है, हमें पढ़ के रिसर्च करके लानी पड़ेगी. बट या हम क्या कर सकते हैं, सपोर्टिव केयर दे सकते हैं बच्चे को.
ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर उसको सीजर आ रहे हैं तो ये फिनोबार्बिटोन से मैनेज कर लो, ऐसा सब कुछ, ठीक है। और ये AEG करके आया है, एम्पलीट्यूड इंटीग्रेटेड EEG निकाल सकते हैं। वो एक्चुअली बेबी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है अपना, और यहाँ पे अपना मशीन है, बेड साइड पे बेबी है अपना, और यहाँ पे अपना मशीन पड़ा हुआ है टेबल पे, ठीक है। यहाँ पे उसको कनेक्ट करके यू कैन नो एंड रिकॉर्ड कि भाई कहाँ ब्रेन की क्या एक्टिविटी है, कब सीजर आएंगे, कब नहीं आएंगे, उस हिसाब से फिर मॉनिटर करने के लिए ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद तीसरा वाला है कि ये मुझे लगता है MCQ आ सकता है कि इसमें ये कह सकता है कि विदिन 6 आवर्स तुमको पता है कि एक स्टेज 2 वाला बेबी है, मतलब स्टेज 2 वाला ये वाला, ठीक है। अगर तुम 6 आवर्स ही हुए हैं तो तुम उस पर से क्या करोगे ट्रीटमेंट। अगर उसके 6 आवर्स बच्चा पैदा हुआ है और उसको स्टेज 2 वाला सानेट क्लासिफिकेशन दे रखा है कि लेथार्जिक है, हो गया था, ये हो गया था, फिर PP दिया, फिर रिवाइव हो गया बच्चा, तो तुम विदिन 6 आवर्स में उसको क्या कर सकते हो। तो तुमको उसको थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया देना है, ठीक है। थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया, जिसमें बेबी को ऐसे रख देते हैं, उसके ऊपर है ना कूलिंग क्रिस्टल्स डाल देते हैं बेबी पे। ये क्यों करते हैं कि अगर बेबी का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा तो ब्रेन को इतनी एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकता है। यूज़ ऑफ कूलिंग क्रिस्टल्स, ठीक है। इसका एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है जिसमें बेबी ऐसे बेड पे होगा और आजू बाजू ऐसे ब्लैक समथिंग करके कूलिंग क्रिस्टल्स रखे होंगे। आई मस्ट से आप उसमें से 3 मतलब एक इमेज देख लो अपने हिसाब से गूगल करके, ठीक है, और एक नोट बना लो ऐसा, और उसमें से नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये हो गया थेरेपेटिक, ये हो गया, ठीक है। सो इसमें हमने क्या क्या एक इंपॉर्टेंट देखा। एक तो MRI इज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस देखा। उसके बाद ये पूछा गया है, इसलिए मैं बता रही हूँ, और ये पता है। उसके बाद सानेट क्लासिफिकेशन में पढ़ सकता है, तो तुमको ये आना चाहिए कि हाइपर एक्टिव है, मिड्रियासिस है, तो स्टेज 1 का ही बच्चा है, जो कि उसका चांसेस है फुली रिकवर होना। अगर लेथार्जिक है, मोरो वीक हो गया है, तो तुमको मोरोज रिफ्लेक्स वीक हो है, तो स्टेज 2 का बच्चा है जिसमें 80-20 का रेशियो है। बाकी 50% डाई का रेशियो तो है ही कोमेटोज में, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो है विदिन 6 आवर्स में तुमको थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया बच्चे को देना है। थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया मैंने बता दिया कि कैसे करते हैं थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया। थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया कैसे करते हैं भाई, बेबी को रख देते हैं, फिर आजू बाजू पूरा कवर कर देते हैं कूलिंग क्रिस्टल से, होल बॉडी, ठीक है। और हेड बॉक्स भी होता है जिसमें सिलेक्टिव हेड कूलिंग करते हैं। टेम्परेचर कितना होता है, 33.5 और 34.5 होता है गैस, मतलब कम होता है टेम्परेचर, बिकॉज बेबी का तो 36.5 to 37.5 होता है नॉर्मल टेम्परेचर, तो ये कुछ 33.5 और 34.5 के बीच में रहता है, ठीक है। और कुछ नहीं होता, और बस यही करना पड़ता है इसमें कूलिंग क्रिस्टल लगा के। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है, 72 आवर्स तक ही तुम कर सकते हो, ज़्यादा कूलिंग नहीं कर सकते बच्चे को, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट HIE एंड आई वुड एडवाइज़ यू कि आप एक तो सबसे पहले ना ये जो ब्रेन वाले जो इन्फार्क्ट वाले इमेजेस हैं ना एक्सरे के, वो आप देख लो। ये मुझे आता नहीं है, मेरा नया चालू किया इसलिए, बाकी मैं डाल देती इधर, कोई बात नहीं। और बस इतना देख लो। थैंक यू।